कैसे हैं आप सब। मैं हूं रश्मि और आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल द फाइनेंस गुरु में, जहां पर हम फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं बहुत ही इजी वे में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू विल बी गेटिंग आवर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन अपडेट्स। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न का सीज़न चल रहा है और हम अपने चैनल पर इनकम टैक्स रिटर्न की बात ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज हम बात करेंगे वेरियस इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स की। क्या आपको अब तक सिर्फ एक ही फॉर्म के बारे में पता है कि ITR 1? जी नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से टोटल 7 टाइप्स के इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स हैं। आज के वीडियो में हम इन्हीं फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे कि किन किन के लिए ये फॉर्म्स लगते हैं और एप्लीकेबल होते हैं और किन किन को विशेष परिस्थितियों में कौन से फॉर्म भरने चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न क्या होती है। तो मैं आपको क्विकली बता देती हूँ कि इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब होता है फ्रेंड्स कि एक तरीके का डॉक्यूमेंट जिसमें टैक्स पेयर अपनी इनकम की जानकारी देता है कि भाई मैंने पिछले साल कितनी इनकम कमाई थी, अर्न की थी और उसके ऊपर क्या क्या टैक्सेस लगे और कितना टैक्सेस मैंने पे कर दिया अब तक और कितना अभी बकाया है जो अभी एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न हम पे कर रहे हैं। तो ये सारी जानकारी हम भरते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, जिसमें हम आय और व्यय का ब्यौरा देते हैं। तो बेसिकली क्विकली मैं बता दूं कि 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, जिसमें इनकम अंडर द हेड सैलरी आता है, हाउस प्रॉपर्टी से जनरेटेड इनकम जो है आप उसकी जानकारी देंगे, बिजनेस प्रोफेशन अगर आप उस फील्ड में हैं, बिजनेस कर रहे हैं या फिर एक प्रोफेशनल हैं तो उसकी इनकम देंगे की जानकारी आप इनकम टैक्स रिटर्न में भरेंगे। कैपिटल गेन्स, अगर आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कैपिटल गेन अर्न किया है या लॉसेस हुए हैं तो आप इस हेड का इस्तेमाल करेंगे। और लास्ट हेड होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मतलब कि विनिंग फ्रॉम लॉटरीज या फिर गेम्स होते हैं, हमें ऑनलाइन गेमिंग में भी होते हैं, आजकल तो बहुत चल रहा है, आप सबको मालूम ही होगा। और हॉर्स रेसेस वगैरह या फिर आपकी अदर सोर्सेज से कोई इनकम आ रही है तो वो उस इनकम का ब्यौरा हम इसमें देते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं ITR 1 की तरफ कि ITR 1 फॉर्म किसको यूज़ करना चाहिए और कौन से ऐसे लोग हैं जो ITR 1 फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, ITR 1 फॉर्म को सहज फॉर्म भी बोला जाता है और ये रेजिडेंट इंडिविजुअल्स फाइल कर सकते हैं, ITR 1 फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। कंडीशन क्या रहेंगी, जैसे कि अगर आपकी सैलरी या फिर पेंशन इनकम आती है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अच्छा मैंने आपको बताया ही नहीं, सॉरी। तो प्रीवियस ईयर फ्रेंड्स होता क्या है, अप्रैल से मार्च प्रीवियस ईयर कहलाया जाता है। आप इस बार जो रिटर्न भरेंगे उसके लिए प्रीवियस ईयर कहलाया जाएगा, फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर, जो कि होगा 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक का। और असेसमेंट ईयर होगा इमीडिएटली सक्सीडिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब कि 31 मार्च 2023 के बाद जो कि अभी चल रहा है, जो कि जिसमें हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं, वो असेसमेंट ईयर कहलाया जाता है। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 का असेसमेंट ईयर कौन सा हुआ, 23-24, जी हाँ, जो कि शुरू हो चुका है 1 अप्रैल 2023 से चलेगा 31 मार्च 2024 तक। तो ये है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर में हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं फॉर द प्रीवियस ईयर के लिए। तो होप फ्रेंड्स आपको प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया है। अब चलते हैं वापस ITR 1 फॉर्म की तरफ। तो ITR 1 फॉर्म मैं बता रही थी कि रेजिडेंट इंडिविजुअल के द्वारा फाइल किया जाता है। अब इसमें कंडीशन ये आती है कि या तो उनकी इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कहाँ से जनरेट हुई हो, या तो सैलरी से जनरेट हुई हो या फिर पेंशन आती हो। उनकी इनकम फ्रॉम 1 हाउस प्रॉपर्टी, मतलब कि अगर आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, एक मकान है और उससे कोई इनकम जनरेट हो रही है, जैसे कि अगर आपने उसको रेंट पे चढ़ा रखा है, उससे इनकम जनरेट हो रही है, तो आप ITR 1 फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी अगर कोई एग्रीकल्चरल इनकम है अप टू 5,000 रुपीज़, खेती बाड़ी से कोई इनकम आ रही है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बट वो 5,000 तक की है, और या फिर अदर सोर्सेज की इनकम है। अदर सोर्सेज में यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए हम एक्सक्लूड करके चल रहे हैं यहाँ पर विनिंग फ्रॉम लॉटरी इनकम या फिर हॉर्स रेसेस इनकम,
वो अगर इनकम आ रही है तो ITR 1 फॉर्म नहीं भरेंगे, बट अदर सोर्सेज से और कोई इनकम आ रही है, जैसे कि आपको FD से इंटरेस्ट मिलता है या फिर कोई और सोर्स ऑफ इनकम है, जो कि ये जो 4 सोर्स ऑफ हेड्स ऑफ इनकम बताए उसके अलावा अगर इनकम जनरेट होती है तो अदर सोर्सेज में जाती है। तो होप फ्रेंड्स आपको क्लियर है कि ITR 1 फॉर्म कौन कौन यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स ITR 1 फॉर्म की रिटर्न फाइलिंग डेट जो है 31 जुलाई तक की है। अब बात करते हैं कि ITR 1 फॉर्म कौन कौन लोग नहीं यूज़ कर सकते। तो लिस्ट लंबी है फ्रेंड्स, ज़रा आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि ITR 1 फॉर्म कौन कौन नहीं यूज़ कर सकते। तो टोटल यहाँ पर 14 पॉइंट्स आते हैं जिसके तहत मैं बताऊंगी कि ये लोग ITR 1 फॉर्म नहीं यूज़ कर सकते। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम जो है, जो कि सैलरी या पेंशन से आ रही है, जो कि मैंने इससे पहले बताया था आपको कि ये सोर्सेज ऑफ इनकम हो, तो फिर आप ITR 1 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको ये ध्यान देना होगा कि ये जो सोर्सेज ऑफ इनकम जो मैंने पहले बताए थे, इनमें से अगर इनकम जो है आपकी टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम 50 लाख को क्रॉस कर जाती है तो आप ITR 1 फॉर्म यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये रही पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है फ्रेंड्स कि अगर आप लोग किसी कंपनी में एज अ डायरेक्टर कार्यरत हैं, काम करते हैं, तो फिर आप ITR 1 फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते। थर्ड कंडीशन ये है कि अगर आपके पास इनकम फ्रॉम मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी आती है तो आप ITR 1 फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। फोर्थ कंडीशन फ्रेंड्स कि अगर आपको गेन हुआ है, कैपिटल गेन हुआ है और वो टैक्सेबल है, तो आप ITR 1 फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। फिफ्थ कंडीशन फ्रेंड्स, अगर आपकी इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन, मतलब कि आपने बिजनेस करके इनकम जनरेट की है या फिर आप किसी प्रोफेशन में हैं और आपकी इनकम जनरेट हुई है, तो फिर आप ITR 1 फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सिक्स्थ इज फ्रेंड्स, अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम 5000 से एक्सीड करती है तो आप ITR 1 फॉर्म यूज़ नहीं कर पाएंगे। सेवन्थ इज फ्रेंड्स, अगर आप रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट हैं तो आप ITR 1 फॉर्म यूज़ नहीं कर पाएंगे। एट्थ इज फ्रेंड्स, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है आउटसाइड इंडिया और वहाँ से कोई इनकम जनरेट होती है आपको, तो फिर उस केस में आप ITR 1 फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। नाइन्थ इज फ्रेंड्स, अगर आपने फॉरेन इनकम जनरेट की है तो उस स्थिति में आप ITR 1 फॉर्म यूज़ नहीं कर पाएंगे। टेंथ इज, अगर आपका 194N के तहत TDS कटा है, आपको याद होगा 194N क्या है, जिसमें आप कैश विड्रॉवल करते हैं और बैंक आपका TDS काटता है एक्सीडिंग 20 lakhs या फिर 1 करोड़ एज द केस में भी, तो फिर अगर आपका 194N में TDS कटा है तो फिर आप ITR 1 फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सो 11th इज फ्रेंड्स कि अगर आपकी इनकम जनरेट हुई है ESOP के जरिए और उस पर TDS कटा हुआ है तो आप ITR 1 फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते। 12th कंडीशन है फ्रेंड्स कि अगर आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो फिर आप ITR 1 फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। 13th इज फ्रेंड्स कि अगर आप असेसेबल हैं फॉर द इनकम जो कि किसी और व्यक्ति ने कमाई है, बट आप असेसेबल हैं ऑन हिज अकाउंट और उस इनकम के ऊपर TDS कटा हुआ है, तो फिर आप ITR 1 फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। एंड लास्ट 14th कंडीशन है कि अगर ब्रॉड फॉरवर्ड एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज आ रहे हैं प्रीवियस ईयर्स से, तो फिर आप उस स्थिति में ITR 1 फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो होप फ्रेंड्स आपको ये 14 पॉइंट्स क्लियर हैं जिस कंडीशन में हम लोग ITR 1 फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे ITR 2 फॉर्म की। फ्रेंड्स ITR 2 फॉर्म आप कौन कौन भर सकते हैं, यहाँ पर मैं टोटल 13 पॉइंट्स बताऊंगी आपको जिस कंडीशन में आप ITR 2 फॉर्म भरने लायक हैं। मतलब कि नंबर 1 पॉइंट आता है इनकम अंडर द हेड सैलरी या फिर पेंशन, अगर आपकी इनकम जनरेट हो रही है। पहला फॉर्म तो मैंने आपको बताया था कि जो ITR 1 फॉर्म है उसमें सैलरी पेंशन में इनकम आ रही है, बट वो सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50 lakhs होनी चाहिए। अगर आप इवन 50 lakhs के बियॉन्ड भी जा रहे हैं तो उस कंडीशन में आप ITR 2 फॉर्म भर सकते हैं। सेकेंड इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन आ रहा है आपका, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। अदर सोर्सेज इंक्लूडिंग लॉटरी इनकम या फिर हॉर्स रेसेस की इनकम है, वो भी अगर इंक्लूड हो रही है तो कोई बात नहीं, आप ITR 2 फॉर्म भर सकते हैं। फिफ्थ कंडीशन है अगर आप
डायरेक्टर हैं कंपनी के तो आपको ITR 2 फॉर्म भरना चाहिए। 6th इज अगर आपने बेसिकली इन्वेस्ट कर रखा है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में और उससे इनकम आ रही है या डिविडेंड आ रहा है तो आप बेसिकली आपको ITR 2 फॉर्म इस्तेमाल करना है। 7th इज फ्रेंड्स अगर आपकी फॉरेन इनकम जनरेट हो रही है तो आप ITR 2 फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। 8th इज अगर आप रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस का स्टेटस है आपका ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो आप ITR 2 फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। 9th इज फ्रेंड्स अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है और वो 5000 से एक्सीड करती है तो आप ITR 2 फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। 10th इज फ्रेंड्स कि अगर आपकी ESOP से इनकम जनरेट हुई है या उस पर TDS कटा हुआ है तो आप ITR 2 फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। 10th इज फ्रेंड्स कि अगर आपके ब्रॉड फॉरवर्ड या फिर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज हैं फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ इनकम तो उस केस में आप ITR 2 फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। 12th इज फ्रेंड्स कि अगर आपके 194N में TDS कटा हुआ है तो आप ITR 2 फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और लास्ट 13 पॉइंट है फ्रेंड्स कि अगर आपने कोई एसेट ओन किया हुआ है आउटसाइड इंडिया और उस पर इनकम जनरेट होकर के आ रही है तो फिर आप ITR 2 फॉर्म भरेंगे। होप फ्रेंड्स आपको टोटल 13 पॉइंट्स क्लियर हैं एज फार एज ITR 2 फॉर्म इज कंसर्न कि किस कंडीशन में आपको ITR 2 फॉर्म भरना चाहिए। फ्रेंड्स ITR 3 फॉर्म अब हम इसके बारे में बात करेंगे। ITR 3 फॉर्म बेसिकली फंडा बड़ा ही सिंपल है। आप ये मान के चलिए कि ये इंडिविजुअल और HUF के लिए एप्लीकेबल होता है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपको ITR 1, 2 या फिर ITR 4 की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो आप ITR 3 फॉर्म की तरफ जा सकते हैं। और थर्ड मेजर कंडीशन है कि अगर आपकी बिजनेस प्रोफेशन से इनकम आ रही है तो आप ITR 3 फॉर्म के लिए जाएं। होप फ्रेंड्स आपको क्लियर है एज फार एज ITR 3 फॉर्म इज कंसर्न। अब हम क्विकली जान लेते हैं कि इस बजट में जो फाइनेंस बजट पेश हुआ था 2023 में तो इसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे एज फार एज ITR 3 फॉर्म इज कंसर्न। तो टोटल 5 की चेंजेस मैं आपको बताने जा रही हूँ जो कि ITR 3 फॉर्म में चेंज किए हैं इस बार गवर्नमेंट ने। नंबर 1 तो रिगार्डिंग डिस्क्लोजर फॉर इनकम फ्रॉम VDA होता है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, जैसे कि हमारे क्रिप्टो करेंसी हो गए, इथेरियम हो गया या फिर अदर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से के सेल या परचेज ट्रांजैक्शन की है या फिर हमें इनकम जनरेट हुई है फ्रॉम VDA से तो फिर उस इनकम का ब्यौरा हमको ITR 3 फॉर्म में देना पड़ेगा। सेकंड है कि अगर आपने न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट किया या नहीं किया वो ऑप्शन। आपको याद होगा इस बजट में तो हमें बता दिया गया है क्लियरली कि अगर हम कुछ भी ऑप्ट नहीं करते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि डिफॉल्ट रीजन कौन सा है, न्यू टैक्स रीजन। जी हाँ, सही समझा आपने। ये बात मैंने पहले भी वीडियो में बताई थी कि डिफॉल्ट टैक्स रीजन मान लिया जाएगा कि आप न्यू टैक्स रीजन में है अगर आप कुछ भी ऑप्ट नहीं करते तो ये ऑप्शन के लिए यहाँ पर एक बेसिकली फील्ड दिया गया है ITR 3 फॉर्म में। थर्डली फ्रेंड्स अगर आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं तो आपको सेबी का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर देना पड़ेगा। फोर्थली फ्रेंड्स कि अगर आपकी इनकम और टर्नओवर जो भी जनरेट हुई ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ड्यू टू इंट्राडे ट्रेडिंग तो उसकी डिटेल आपको इनकम की यहाँ पर देनी पड़ेगी अंडर द सेक्शन ट्रेडिंग अकाउंट में। और फिफ्थ एंड लास्ट जो की चेंज हुआ है वो है एडवांसेस रिसीव्ड फ्रॉम स्पेसिफाइड पर्सन जो कि कवर होते हैं सेक्शन 40A सबसेक्शन 2B के अंदर। तो ये कौन से हैं, जैसे कि डायरेक्टर पार्टनर का स्पेसिफाइड इंटरेस्ट है, सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट है इन बिजनेस या फिर किसी बिजनेस में या फिर कोई पार्टनर है उसका इंटरेस्ट है स्पेसिफिकली, तो फिर ऐसे लोगों से अगर एडवांस रिसीव हुआ है तो फिर उसका डिस्क्लोजर हमको दे करके चलना है इस सेक्शन में। तो होप फ्रेंड्स एज फार एज द की चेंजेस आर कंसर्न आप क्लियर हैं ये 5 चेंजेस के बारे में जो कि ITR 3 फॉर्म में किए गए हैं बदलाव इस बजट सत्र से। अब हम बात करेंगे ITR 4 की। फ्रेंड्स ITR 4 फॉर्म जो है वो एप्लीकेबल होता है इंडिविजुअल के केस में, HUF के केस में, पार्टनरशिप फर्म्स के केस में अगर उनका स्टेटस जो है रेजिडेंट आ रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर।
वो लोग ITR 4 फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। अब कंडीशंस क्या हैं कि भाई जो उनकी इनकम है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो कहाँ से आ रही है, वो आ रही है प्रिजम्पटिव स्कीम के तहत। प्रिजम्पटिव स्कीम में क्या होता है कि सेक्शन 44AD, 44AE, 44ADA इन सेक्शंस के तहत अगर इनकम आ रही है तो फिर उनको ITR 4 फॉर्म यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा वही सारी कंडीशन जो ITR 1 में हमने डिस्कस की थी फ्रेंड्स, एक बार दोहरा लेते हैं कि अगर इनकम फ्रॉम सैलरी या पेंशन है बट अप टू 50 लाख रुपीज़ है, या फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है बट अप टू 50 लाख रुपीज़ है। यहाँ पर जो हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम मैंने आपको बताई है वो सिर्फ 1 हाउस प्रॉपर्टी से आनी चाहिए, जैसा कि मैंने ITR 1 फॉर्म में भी बताया था। तो सिमिलर कंडीशन ITR 4 फॉर्म के लिए भी लगेगी। बट जो कैरी फॉरवर्ड और जो लॉसेज हैं, जैसे कि वहाँ ITR 1 में था, इसी तरीके से यहाँ पर भी आपके ब्रॉड फॉरवर्ड या कैरी फॉरवर्ड और लॉसेज नहीं होने चाहिए, तभी आप ITR 4 फॉर्म का इस्तेमाल कर पाएंगे। ऑल्सो अगर आपकी अदर सोर्सेज से इनकम है बट वो भी 50 लाख तक की है, अप टू 50 लाख, तो भी आप ITR 4 फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसमें विनिंग फ्रॉम लॉटरीज या फिर हॉर्स रेसेस की इनकम नहीं होनी चाहिए। होप फ्रेंड्स क्लियर है, आपको लग रहा होगा कि ITR 1 और ITR 4 फॉर्म की कंडीशन सिमिलर ही हैं, बट यहाँ पर एक एडिशनल एडवांटेज ये है कि आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के तहत जो बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है, अगर आपकी उसमें इनकम आ रही है तो आपको ITR 4 फॉर्म जरूर फाइल करना चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपकी बिजनेस प्रोफेशन से इनकम की टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से एक्सीड होती है तो आप ITR 4 फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तब आपको ITR 3 फॉर्म भरना होगा। अब आप पूछेंगे कि ITR 4 फॉर्म कौन लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने ITR 1 फॉर्म में बताया था कंडीशंस की कौन कौन से लोग ITR 1 फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते, वही सिमिलर कंडीशंस रहने वाली हैं फॉर ITR 4 फॉर्म, जो कि लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे अगर ये कंडीशंस फुलफिल हुई तो उसके लिए आप रेफ़र कर सकते हैं मेरा ITR 1 फॉर्म की कंडीशंस, जो कि मैंने 14 कंडीशंस याद है ना जो डिस्कस की हैं अभी, तो वही एप्लीकेबल रहेंगी ITR 4 फॉर्म के लिए भी। अब हम क्विकली चलते हैं कि ITR 4 फॉर्म में बजट में क्या चेंजेस हुए। फ्रेंड्स जो अभी बजट पास हुआ था उसमें ऑब्वियसली वो एप्लीकेबल होगा, 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। तो उसके लिए क्या चेंजेस हैं, उसमें 44AD में और 44ADA में चेंजेस हुए थे। तो 44AD होता है स्मॉल बिजनेस के लिए, यहाँ पर अगर टर्नओवर मैंने आपको बताई थी 2 करोड़ है एप्लीकेबल फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23, बट अभी जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 चल रहा है जिसकी रिटर्न हम अगले साल फाइल करने वाले हैं, तो वहाँ 2 करोड़ की जगह 3 करोड़ एप्लीकेबल रहेगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स सेक्शन 44ADA जो कि एप्लीकेबल होता है स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स हमारे केस में। तो फिर ऐसे केसेस में टर्नओवर जो है वो 50 लाख से बढ़ा करके 75 लाख कर दी गई है। तो फ्रेंड्स ये बदलाव हुए हैं अहम इस बजट में 2023 में, और ये एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2023 एंड ऑनवर्ड्स के लिए। फ्रेंड्स अब तक आपको क्लैरिटी हो गई होगी, जो ITR 1 से लेकर के ITR 4 फॉर्म है वो इंडिविजुअल HUF वगैरह के लिए एप्लीकेबल रहते हैं। ऑल्सो अब हम बात करेंगे ITR 5 फॉर्म की, जो कि एप्लीकेबल होता है इन केस ऑफ फर्म्स। जी हाँ, सही समझा आपने, यहाँ पर इंडिविजुअल HUF का कोई कंसर्न नहीं है। ये फॉर्म्स उनके लिए आगे आने वाले जो भी फॉर्म्स हैं वो इंडिविजुअल HUF के लिए बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं रहने वाले। तो ITR 5 फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एप्लीकेबल है इन केस ऑफ फर्म्स। पार्टनरशिप फर्म्स के लिए जैसे हो गया, या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स हो गई, LLPs जिसको बोला जाता है, या फिर AOP हो गई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो गए BOI, या फिर बेसिकली ट्रस्ट हो गए, इन्वेस्टमेंट फंड्स इंस्टीट्यूशंस हो गई। तो फिर इन लोगों के लिए, या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो गया, या फिर इंसॉल्वेंट पर्सन हो गया, तो इस केस में उनको ITR 5 फॉर्म फिल करनी चाहिए। हाउएवर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो सेक्शन 139(4) सब क्लॉज A, B, C, D के तहत जो लोग आते हैं, यहाँ मैं आपको बता दूँ, मोटा माटी बता के चलूँगी अभी फिलहाल के लिए, नहीं तो बहुत डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये होता है अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को कोई इनकम आ रही है, या फिर इंस्टीट्यूशंस को इनकम रिसीव हो रही है, या फिर चैरिटी या फिर रिलीजियस पर्पस के लिए कोई प्रॉपर्टी रिसीव हुई है, ये
सेक्शंस उन लोगों के लिए एप्लीकेबल रहते हैं। अगर आप 139(4) सबसेक्शन ए, बी, सी या डी के तहत आते हैं तो फिर ITR 5 फॉर्म नहीं भरना चाहिए। अब हम बात करते हैं ITR फॉर्म 6 की। फ्रेंड्स, ITR 6 फॉर्म एप्लीकेबल होता है कंपनीज के लिए जो कि बेसिकली एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर रही अंडर सेक्शन 11। एग्जेम्पशन सेक्शन 11 क्या बोलता है? सेक्शन 11 बोलता है कि अगर आपकी इनकम जनरेट हो रही है फ्रॉम द प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए, अगर आप ऐसी कोई एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर रहे सेक्शन 11 में, तो आपको ITR 6 फॉर्म भरना चाहिए। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली ही फाइल किया जाता है, इसको पेपर मोड में नहीं फाइल कर सकते। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट फॉर्म ITR 7 की तरफ। फ्रेंड्स, ITR 7 फॉर्म जो है इस्तेमाल किया जाता है बाय कंपनीज या फिर पर्सन्स जो कि फॉल होते हैं अंडर सेक्शन 139(4)A, B, C, D, E एंड F। इन सब क्लॉजेस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे यहाँ पर कि ये अगर एप्लीकेबल है, आपकी इनकम जनरेट हो रही है अंडर दीज क्लॉजेस, तो फिर आपको ITR 7 फॉर्म फिल करना चाहिए। तो सबसे पहले आता है 139 सब क्लॉज 4A। तो ये एप्लीकेबल होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि अगर आपकी इनकम जनरेट हो रही है फ्रॉम द प्रॉपर्टी जो कि हेल्ड फॉर चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस है, तो फिर 139(4)A एप्लीकेबल होगा। 139(4)B क्या कहता है? 139(4)B आता है, एप्लीकेबल होता है पॉलिटिकल पार्टीज अगर उनकी इनकम एक्सीड हो जाती है फ्रॉम द एग्जेप्टेड इनकम से, तो फिर उनको 139(4)B लगता है। 139(4)C एप्लीकेबल होता है फॉर साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल एसोसिएशंस, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस एट्सेट्रा, या न्यूज़ एजेंसीज वगैरह इनकम जनरेट होती है, तो फिर 139(4)C एप्लीकेबल होता है। 139(4)D एप्लीकेबल होता है फ्रेंड्स यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस एंड अदर इंस्टीट्यूशंस जो कि दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश देयर रिटर्न ऑफ इनकम अंडर एनी ऑफ द फॉर्म्स, तो फिर ये क्लॉज उनके लिए एप्लीकेबल होगा। 139(4)E एप्लीकेबल होता है बिजनेस ट्रस्ट के द्वारा कि भाई उनके लिए जो इनकम जनरेट हुई है, अगर वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, किसी भी सेक्शन में एप्लीकेबल नहीं है, कोई भी ITR फॉर्म एप्लीकेबल नहीं है, तो वो ITR फॉर्म 7 यूज़ करेंगे। एंड लास्ट 139(4)F जो कि एप्लीकेबल होता है इन्वेस्टमेंट फंड्स इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, अगर उनकी इनकम जनरेट हो रही है सेक्शन 115 UB के तहत एंड दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल देयर इन एनी ऑफ द अदर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म, देन दे शुड यूज ITR 7 फॉर्म। होप फ्रेंड्स, अब आपको आज की वीडियो में क्लैरिटी हो गई होगी कि ये जो 7 ITR फॉर्म्स हैं इनका अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। बेसिकली सरकार ने, गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटेट किया है हम लोगों को कि हम सही फॉर्म का इस्तेमाल करके अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरें, ताकि जब हम कभी रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारा रिफंड जो है अटकना नहीं चाहिए, ये रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट अगर हम सही तरीके से सही मायने में रिटर्न भरेंगे तो फिर हमें रिफंड भी टाइमली जरूर प्रोसेस होकर के आएगा। Hope friends you find today's video useful for you. If so, please like, share and comment on my video and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.